हमारे आज के कार्यक्रम में गेस्ट के रूप में और गेस्ट एडिटर के रूप में हमारे बीच में जो उपस्थित हैं आदरणीय लता लक्ष्मी जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। लता लक्ष्मी जी, तो कहीं ना कहीं आपको देख करके लगता है कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से मातृत्व शक्तियाँ नेतृत्व कर रही है, आज बाबा साहब की जो बातें हैं वो चरितार्थ होते जा रही है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं हमारे बीच में जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जी। आपका राजनीतिक सफर प्रारंभ कैसे हुआ? ऐसा कब से ऐसा हुआ कि आप राजनीति के क्षेत्र में आई? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार, धन्यवाद करती हूँ। राजनीतिक सफर मेरा रहने के लिए बचपन से ही हम लोग माननीय अमर कांशीराम साहब जी, बाबा साहब जी के जो विचारधारा है उसको अपने परिवार से, कहीं ना कहीं परिवार से सुनते देखते आ रहे थे। और शादी के बाद कहना चाहिए ससुराल में भी जो विचारधारा है माननीय अमर कांशीराम साहब जी के और बाबा साहब के, वो ससुराल में भी वहाँ से भी जुड़े हुए थे। और मेरे हस्बैंड वो भी राजनीतिक से कहीं ना कहीं प्रभावित थे। तो एक प्रकार से जो माननीय अमर कांशीराम साहब जी के जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा था, वो समाज में एक लोगों के बीच जाकर लोगों को जगाने का काम किए। उनसे मुझे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिला। और इसका एक छोटा सा उदाहरण ये भी है कि जब मैं 5वीं क्लास में थी, जांजगीर में पढ़ी हूँ, तो जांजगीर में जब मैं 5वीं क्लास में थी उस समय माननीय अमर कांशीराम साहब जी खेल ग्राउंड, जो स्कूल ग्राउंड था, वहाँ पर उनका कार्यक्रम था, वहाँ पर आए हुए थे। उस समय मैं बहुत कहने चाहिए छोटी थी, उतना नॉलेज नहीं था, है ना। तो सब जा रहे थे, घर वाले लोग भी गए वहाँ पर देखने के लिए, तो मैं भी बहुत माने मुझे भी देखना है करके वो ग्राउंड में पूरा ग्राउंड खचाखच लोगों की भीड़ से भरी हुई थी। और उस बीच में मैं भी दूर से जाकर देखी, तो वहाँ पर भी मुझे लगा कि जो जिनके बारे में सुनते आ रही हूँ, है ना, तो आज उनका मैंने साक्षात्कार मैंने देखने को यहाँ पर सामने से देख रही हूँ करके, वहाँ पर भी मुझे उनसे प्रेरणा मिला। क्योंकि ये एक वहीं से शुरुआत कहना चाहिए, प्रेरणा के रूप में जी, ये जो महानुभाव रहे हैं जी, उनकी प्रेरणा से आप राजनीति के क्षेत्र में आई जी। जी। अच्छा, जो हमारी जानकारी है कि आप तीसरी बार में जिला पंचायत सदस्य बने, तीसरे प्रयास जी, मतलब 2 बार आपको हार का मुख देखना पड़ा जी। तो चुनाव एक बार लड़ना बड़ी चीज होती है, और लड़ने के बाद यदि हार जाए तो दूसरी बार 90% मामलों में लोग हिम्मत नहीं कर पाते। तो आपने तो तीसरा प्रयास किया, तो ये प्रेरणा आप कहाँ से लेके आते हैं? ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। जैसे अभी मैं बताई हूँ, महापुरुषों का जो विचारधारा, तो सबसे पहले हम लोग 2005 में चुनाव लड़े थे। तो उस समय लगभग हम लोग 4था पोजीशन में थे जी, जिसमें सम्माननीय पद्मा घनश्याम मनहर जी उसमें जिला पंचायत सदस्य बने। और लगभग उसमें 22 उम्मीदवार थे, उसमें हमारा स्थान 4था था 2005 के चुनाव में जी। 2005 के चुनाव 22 उम्मीदवार जिला पंचायत क्षेत्र में जी। अच्छा, उस समय लगभग ये कोसीर क्षेत्र भी उसी क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा था। अच्छा, ये पूरा बेल्ट आता था जी। उसके बाद फिर 2005 में जब लड़े, फिर बीच में हम लोग लगभग बंद कर दिए थे, मैंने नहीं लड़ी उसके बाद में जी। और फिर जब ये क्या बोलते हैं, जिसमें तुलसी विजय बसंत जी जब चुनाव लड़ी, दूसरा चुनाव में 2020 में जी, तो उसमें क्या बोलते हैं, जब हम लोग लड़े तो उसमें हमारा स्थान 2nd था जी। और जीत हम लोग को तीसरा चुनाव में हासिल हुई है। तो उसमें जो सहपाठी, जो मित्रगण थे, घर परिवार कोई है ना, उन लोग हमें माने इस टाइप से बोलते थे कि 2 बार आप लोग चुनाव लड़ चुके हो और 2 बार आप लोग को हार का सामना करना पड़ा है। और इसमें क्या बोलते हैं, चुनाव ऐसा है कि उसमें आप बिना खर्च के नहीं जीत सकते जी, है ना। तो उसमें आप लोग का काफी माने पैसों की जरूरत पड़ा है, संसाधनों की, है ना। तो आर्थिक स्थिति अभी आप लोग थोड़ा कमजोर है, क्योंकि 2 चुनाव हार चुके हैं। तो हमारे विचार से आपको ये तीसरा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।
आप बच्चों का भविष्य देखिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि उनका भविष्य भी आपको बनाना है करके ऐसे हमको बोलते थे। जी। फिर हमने मैंने हार नहीं माना, उनको बोलते थे कि हम 2 चुनाव लड़ चुके हैं और ये जो माननीय काशीराम साहब जी के जो आइडियोलॉजी, वो कहा करते थे कि पहला चुनाव हमें हारना है और दूसरा चुनाव हमें हराना है और तीसरा चुनाव हमें जीतना है। जी। मतलब दूसरा चुनाव को जो विरोधी पार्टी है ना जी, उसको हराना है, इस टाइप से। तो कहीं ना कहीं वहां से भी मुझे प्रेरणा मिला और उसी के बदौलत है कि जो माननीय काशीराम साहब जी बोलते थे कि पहले हारना है, फिर हराना है और तीसरा में हमको जीतना है। आज वही हमारे जो जिला पंचायत जो क्षेत्र जो मैं तीसरी बार चुनाव जीती हूँ, तो उन्हीं के आइडियोलॉजी के अनुसार से ही ये यहाँ पर आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ। आइडियोलॉजी एकदम परफेक्ट है। जी, और ये तो सर्वविदित है जी। और एक विषय यह भी आता है कि जब योग्य लोग राजनीति में हिस्सा नहीं लेते जी, तो उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर राज करने लगते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आवश्यक यह भी है कि यदि आप में ईश्वरीय क्षमताएं हैं, परमेश्वर ने यदि आपको क्षमताएं दी है, तो उन क्षमताओं का सदुपयोग भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल मेरा बहुजन समाज पार्टी को लेकर है, क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी में लगातार एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक नेत्री के तौर पर समय भी दे रहे हैं जी। सारंगढ़ विधानसभा में तकरीबन 30 से 35 हजार कोर वोट हैं जी, जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं जी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो जनहित के बहुत से मुद्दे आते हैं, उन मुद्दों में कुछ कंजूसाई नजर आती है। ऐसा क्यों है? यहाँ पर मैं जो बात है उसको थोड़ा सा काटना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कंजूसाई क्षेत्र माने जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ भी जनहित का मुद्दा रहता है करके, तो ये ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी देखिए, जब भी चाहे केंद्र रहे, चाहे राज्य रहे, चाहे अपना स्थानीय स्तर रहे, तो जब भी जनहित का मुद्दा रहता है, तो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है वो कभी भी पीछे हटने का काम नहीं की है और जनहित मुद्दे को हमेशा सबसे पहले अगर कोई लाने वाला है तो वो है हमारे बहुजन समाज पार्टी। और इसमें हमारे जो पार्टी की आइडियोलॉजी है वो शोर करने में विश्वास नहीं करती है जी, ये काम पे विश्वास करती है। इसका आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं कि गांव में जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच जाकर जो मेहनत कर रहे हैं और वो ये जो शोर दिखावाबाजी उसमें कम विश्वास रखते हैं, वो काम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं हमारे कार्यकर्ता लोग। जी जी जी। अच्छा, इस साल के दिसंबर में 2026 के दिसंबर में जी नगर पालिका का चुनाव है। सभी 15 के 15 वार्ड में चुनाव होना है, अध्यक्ष का चुनाव होना है। हाँ। तो बहुजन समाज पार्टी क्या इस चुनाव में हिस्सा लेगी? बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारा नगर कमेटी तो लगभग तैयार हो गया है जी, और उन लोग अपना जो वार्ड में जाकर अपना कार्यकर्ता भी बना रहे हैं और पहले से बने भी हुए हैं और लोगों के बीच में जाकर उन लोग लगातार काम कर रहे हैं। और पार्टी का जो हमारे प्रमुख है ना, उनका भी स्पष्ट माने कहना है कि चाहे नगर पालिका चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, हम उम्मीदवार उतारेंगे और कार्य करेंगे कि अगला जो नगर पालिका चुनाव है उसमें 15 के 15 वार्डों में बहुजन समाज पार्टी की ओर से यदि अब देखिए उसमें प्रयास तो हमारा 15 के 15 में रहेगा, लेकिन अब देखते हैं उसमें अब कितना सीटों में उतार सकते हैं, बाकी वो पार्टी के लोग निर्देश करेंगे और यहाँ आला कमान से जो फैसला आएगा वही होगा। जी जी जी, ठीक कह रहे। और जीत भी निश्चित है कहीं। जी। आपके क्षेत्र में 23 ग्राम पंचायत और लगभग 40,000 से ज्यादा वोटर हैं, तो उस ओवरऑल उस बेल्ट में आपके जिला पंचायत क्षेत्र में ऐसे कौन से बड़े काम हैं जो आवश्यक हैं, जो होने चाहिए? बिल्कुल। अभी देखिए, जो लोगों से जुड़ा हुआ जो आम मुद्दा है, जो काम है ना, ये आपका सड़क है, पानी का जो सुविधा है ना, बिजली का है, ये लोगों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी जो गर्मी दिन को देखते हुए एक कहना चाहिए, अभी लोगों के बीच में पानी की समस्या उत्पन्न हो रहा है जी, है ना, तो वो गांव-गांव में इस टाइप से पेयजल की व्यवस्था ज्यादा जरूरी है। उसमें जल जीवन मिशन जो हो रहे हैं वो संतुष्ट अभी कहना चाहिए, जल जीवन वो तो शासन का योजना है जी, है ना, शासन का योजना आते आते लगभग उसमें समय भी लगता है। और ये जो क्या बोलते हैं, जो गर्मी में जो लोगों के बीच में जो समस्या शुरू होता है, वो कहीं ना कहीं एक जल जीवन जो मिशन लोग शुरू किए हैं वो
ग्रामीणों तक हर ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाता है। और इसमें जहाँ तक हमारे नॉलेज में आता है, मैं जाती हूँ कहीं गाँव के बीच में, लोगों के बीच में, तो उन लोग मुझे बताते भी हैं कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, कहीं हैंडपंप नहीं है ना। तो इस तरह से तो मैं जाकर या तो कॉल के माध्यम से या फिर पीएचई विभाग के जो अधिकारी हैं उनके पास जाकर डायरेक्ट बात करती हूँ। अभी हाल ही में मैं उनसे बात की, 2-3 जगह से ग्रामीणों के द्वारा कॉल आया था मुझे, तो हमारे यहाँ हैंडपंप चाहिए, है ना। अभी तो ऐसा हो गया है कि पहले बोर होता था, लेकिन अभी जब से जल जीवन मिशन शुरू किए हैं तो उसमें बोर अभी उन लोग नहीं खुदाई कर रहे हैं, है ना। उसमें हैंडपंप ही देंगे। लेकिन अभी शासन प्रशासन से इस माने इतना लो गति से काम चल रहा है कि अभी उनको आप बोलेंगे जाकर तो अभी हमारे पास केसिंग नहीं आया है ना। इस तरीके से तो मैं शासन प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ कि जब लोगों के पास सही वक्त पे अगर उनकी ज़रूरतें पूरा नहीं होगा, तो जब उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी तो बाद में जब आप लाभ देंगे तो क्या मतलब है ना। तो अधिकारियों के द्वारा भी बोला गया है कि हम जो भी है उसको ऊपर माने भेज दिए हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है विशेष रूप से। हाँ, तो क्या है, उस चीज का सामना हमें करना पड़ता है। जाते हैं गाँव में, अब लोगों की समस्या, जिन लोग हमें उम्मीद लगा के यहाँ तक भेजे हैं, अगर हम उनकी समस्याओं का हल नहीं कर पाए तो हमारा क्या मतलब है ना। तो हमारा यही काम है कि जो भी समस्या लोगों का हमें पता चलता है वो जल्दी से निराकरण करने का हम बिल्कुल प्रयास करते हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो। ये तो बुनियादी चीजें हैं, बिजली, पानी, सड़क। और जल जीवन मिशन को लेकर के तो लगातार, क्योंकि हम भी जुड़े हुए हैं, तो पता चलता है कि कहीं टंकी का निर्माण अधूरा है, तो कहीं कहना चाहिए रोड को खुदाई करके छोड़ दिए हाँ, है ना। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारा समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है ग्रामीण जीवन में, है ना। तो ये सब अगर शासन से योजना माने उस टाइप से कुछ आता है तो उसको माने पूर्ण रूप से कंप्लीट करना चाहिए, ना कि अधूरा छोड़ना चाहिए। वो सिस्टम की कमजोरी है जी। और आपके जैसे यदि नेतृत्व करते रहे, जो लगातार मुद्दे उठाते रहे, तो निश्चित रूप से चीजें सही पटरी पर आ जाएंगी। और हमें समय जरूर लगेगा, लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि लगातार आपको मुद्दे और आवाज उठानी पड़ेगी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला है, इसमें जुआ, सट्टा, शराबखोरी, ये सब के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अब इसको एक प्रकार से ऐसा कहना चाहिए कि अभी देखिए, हमारे जो बच्चे, युवा, नौजवान हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार भटक रहे हैं, उनको रोजगार का कोई साधन नहीं मिल पा रहा है। और जानकारी के अभाव में उन लोग अब जीवन यापन करने के लिए कुछ चाहिए करके कुछ लोग माने कुछ नौजवान युवक लोग माने गलत रास्ता में भटक जा रहे हैं। और कोई जो नशा पान में आगे चले जा रहे हैं, कोई जुआ 2 नंबरी काम में चले जा रहे हैं। माने इस तरीके से तमाम प्रकार के जो असुविधा कहना चाहिए, जो गलत रास्ता में जो जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की गलत नीति के कारण है। उन नीतियों में सुधार होने के बिल्कुल, उस नीति में सुधार होना चाहिए, तभी हमारे जो नौजवान युवक हैं वो अपना सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं तो युवाओं को यही कहना चाहती हूँ कि जब तक कि आज के जो युवा हैं, जो हम लोग जो जुआ, सट्टा, शराबखोरी के विषय में जो चर्चा कर रहे हैं जी, और इन सब से अगर वो दूर जाएंगे, है ना, और जो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई, रोजगार और मांस मदिरा, है ना, ये सब चीज से अगर उन लोग दूर हटेंगे, तभी उन लोग माने उज्जवल भविष्य होगा। नहीं तो अपना भी जीवन अंधकारमय होगा और परिवार का जीवन भी अंधकारमय। और अगर ऐसी स्थिति रहा तो ना तो अपना खुद घर का विकास कर पाएंगे, ना तो समाज का विकास कर पाएंगे, और इसमें उनका भविष्य गर्त में ही जाएगा। सारंगढ़ बेल्ट में चूंकि जिला बना है, अभी ग्रीन सस्टेनेबल कंपनी तकरीबन 500 से 700 एकड़ में वो चूना पत्थर का खदान खोलने जा रही है जी। और विगत दिनों सारंगढ़ का जो कुटेला का क्षेत्र है, वार्ड क्रमांक 1, 2 और वार्ड क्रमांक 10, जो कि सारंगढ़ की नगर की सीमा से लगा हुआ है, इन क्षेत्रों में भी तकरीबन 1800 एकड़ में चूना पत्थर का खदान खोला जाता है। इससे कितना नुकसान है इस क्षेत्र को, इस पे आपका दृष्टिकोण क्या है? इसमें सबसे पहले तो जो हमारा सारंगढ़ अभी स्वच्छता के नाम से माने अच्छा था,
जी, ये और ग्रीनरी एरिया रहा है पहले। जी जी जी। और इसमें जब इस प्रकार से जो खदान वगैरह कुछ भी फैक्ट्री खुलता है, इसमें आम जनमानस के लिए तो वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो जो भी जनमानस के जो अहित में रहे, उसको तो पहली बात यहाँ होना नहीं चाहिए। और उसके लिए अभी आप देख सकते हैं कि जब अभी लगभग परसों की घटना है शायद, हाँ। जी, तो इसमें जो सभी के जनहित को लेकर अभी एक आंदोलन किए थे। जी, जी, जी। जो चूना भट्टा नहीं खुलना चाहिए करके, है ना, उसमें मैं खुद जाकर उसमें शामिल हुई थी और उसमें हम खुद विरोध किए हैं कि जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो, ऐसे रोजगार हमको नहीं चाहिए, ऐसे ये जो भट्टा खुल रहा है इसको बंद होना चाहिए करके हम खुद वहाँ पर जाकर विरोध में शामिल हुए थे, जो आम जनमानस के हित में बिल्कुल भी नहीं है। विकास जैसे कुछ कंपनी खुलता है, विकास होता है जो लोगों के हित के लिए रहे, उसके लिए ग्रामीण खुद तैयार होते हैं जी। लेकिन ये तो लोगों के हित में नहीं है, तो मेरे विचार से तो ये होना नहीं चाहिए, नहीं और हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। माने जब जब भी ऐसे कुछ कहना चाहिए कंपनी उद्योग या फिर कुछ भी फैक्ट्री खुलता है जो आम लोगों के हित में ना रहे, इसका विरोध होगा ही। ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर यदि चूना पत्थर के खदान खुलेंगे तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफी नुकसानप्रद है सारंगढ़ क्षेत्र के लिए। और गुमरडा का एरिया चूंकि सेंचुरी एरिया रहा है सारंगढ़ बेल्ट में, तो इसलिए ये ग्रीनरी रहा है और ये पॉल्यूशन फ्री एरिया रहा है। लेकिन जिस प्रकार से इसमें क्या है, देखिए जो शासन प्रशासन में है ना, उनको तो कोई मतलब नहीं है, वो आकर यहाँ पर देखेंगे नहीं कि क्या हो रहा है, उनको तो केवल वहाँ से आदेशित कर दिए और जिन लोग ले रहे हैं उन लोग माने अपना यहाँ लगा लेंगे, है ना, कंपनी जो भी फैक्ट्री, लेकिन उन लोग को रहना नहीं है। तो जो जमीनी स्तर पे यहाँ पर जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो ग्रामीण जो एरिया प्रभावित हो रहा है, तो क्या बोलते हैं, नुकसान उन्हीं को होगा। ऊपर में जो है ना, उन लोग को कभी आना न जाना, तो ये सब चीज लोकल लोगों को ज्यादा लोकल लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा, आज का ये महत्वपूर्ण सवाल एक और है मेरा कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति, चुनावी रिजल्ट अपनी जगह है, लेकिन 30 से 35 हजार कोर वोट हैं। पूर्व में भी यहाँ से विधायक चुनकर आए हैं इस पार्टी से, और आप जिला पंचायत सदस्य के रूप में अभी सेवा दे रहे हैं, तो स्वतः आप विधायक पद के दावेदार बन जाते हैं। स्वतः आप दावेदारी करें ना करें अलग विषय है, किंतु आप दावेदार बन जाते हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि परिसीमन भी होने की संभावनाएं हैं, और यदि परिसीमन होता है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हिस्सा सारंगढ़ से कट जाएगा, और फिर जो शेष जो हिस्सा रहेगा, जो हमको समझ में आ रहा है, उस क्षेत्र में बसपा के लिए संभावनाएं बढ़ी रहेंगी। तो आप वहां पर अपने आप को किस रूप में देखते हैं कि यदि आपको पार्टी ने मौका दे दिया तो आप क्षेत्र में क्या बदलाव करना चाहेंगे, और आप उस चीज को किस मौके के रूप में लेंगे? क्या आप दावेदारी करेंगे, आप नहीं करेंगे, कैसा सोचते हैं आप उस विषय में? अब देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगी कि चूंकि यहाँ पर मैं अपने आप को एक नेता के रूप में नहीं देखना चाहती जी। ये एक जनसेवक के रूप में मैं अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो कुछ भी मैं आज यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य बनकर आई हूँ, लोगों के द्वारा चुनकर ही आई हूँ। तो मेरा पहला प्रयास यही रहेगा कि मैं लोगों के जो आम हित जन मुद्दा है उसको मैं उठाऊं। अगर मुझे ऐसा मौका मिल जाता है जी। जैसे आप अभी बोले कि आपको अगर विधायक अगर बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे करके, जैसे कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, ऐसा कहा जाता है राजनीति में। तो उसी प्रकार से ये मान के चलिए कि विधायकी का जो रास्ता है, विधानसभा का रास्ता है ना, वो जिला पंचायत से होकर जाता है। आप नोटिस करेंगे कि पूर्व में भी जितने विधायक जो बने हैं, वो कहीं ना कहीं जिला पंचायत में उन्होंने नेतृत्व किया है। उसी को मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर मनीष टाइप से कभी मौका मिलता है और लोगों का जब आशीर्वाद मिल जाएगा, लोगों के द्वारा बने वहाँ तक जो विधानसभा के लिए कहना चाहिए आशीर्वाद मिल जाएगा पार्टी तरफ से, तो मेरा पहला प्रयास यही रहेगा कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ जो किसानों का मुद्दा है, किसानों के हित में है ना, और कर्मचारियों का है, संविदा कर्मचारियों का है, ऐसे तमाम प्रकार के जो मुद्दा है उसको मैं उठाने का काम करूंगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको अवसर भी मिले और सफलता भी मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये जो हमारा जो कार्यक्रम है सारंगढ़ टाइम्स
की तरफ से एक मोटिवेशनल प्रोग्राम के तौर पर हमने एक पॉडकास्टिंग शुरू किया है, ताकि युवाओं को एक वो दृष्टि दिखे कि उन्हें भी आगे बढ़ना है। और एक मातृत्व शक्ति, एक नेत्री के रूप में आप आज यहाँ पर हैं, तो आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे युवाओं का बोले तो युवाओं के लिए मेरा एक और संदेश है कि युवाओं को केवल वोट बैंक, जो वोटर बन के ही नहीं रहना है, उनको राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना है, तभी वो एक पढ़ लिख कर सफल योग्यता प्राप्त करके वो एक अधिकारी, कर्मचारी माने अच्छे पद में जा सकते हैं, कोई राजनीति में आ सकते हैं, तभी देश का विकास होगा। क्योंकि इसके लिए पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे जो पढ़े लिखे रहेंगे उनका अगर राजनीति में चले जाते हैं तो वो कहना चाहिए कुछ भी मुद्दा रहे, चाहे विधानसभा में रहे, चाहे संसद भवन में रहे, वो अपना बात को दमदारी के साथ वहाँ पर रख सकते हैं। किसी भी जो बहस जो सदन में होता है उसको उस माने बहस का सामना कर सकते हैं और अपनी बात को बखूबी वहाँ पर लोगों के जो आम हित का मुद्दा रहता है वहाँ पर जाकर अपना बात को रख सकते हैं जी। और चूँकि जो मैं यहाँ पर आज यहाँ पर बैठ के जो अभी आप मुझसे जो पूछे हैं उसको यहाँ पर जो बताई हूँ वो सब कहना चाहिए। मुझे भी प्रेरणा जो बाबा साहब की बदौलत, उन्होंने कहा है भले ही एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रेरणा लेकर जो पढ़ाई लिखाई करके और जो संगठन जिसके बदौलत माननीय कांसीराम साहब जी ने जो रास्ता बताया है हमें लोगों के बीच जाकर, कि उन्होंने कैसे लोगों को जोड़ने के लिए जाकर अपना अधिकारी थे, है ना, उस पद को त्याग करके वो लोगों के बीच में जाकर लोगों को जगाने का काम किया, अपने घर बार को त्याग दिए। और कहना चाहिए उन्हीं से प्रेरणा लेकर बहन जी भी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी भी आगे आई हैं। आज देखिए अभी आप मातृत्व जो बोले हैं, है ना, तो उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि आदरणीय बहन जी एक महिला होते हुए भी पूरा देश में हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व कर रही हैं। तो मैं तो जो हमारे नेता हैं माननीय कांसीराम साहब जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी और बहन जी के जो विचारधारा है, प्रेरणा है ना, वहीं से मुझे आगे आने का माने प्रेरणा मिलता है। क्योंकि बहन जी हम लोग तो केवल एक जगह का माने देख रहे हैं, हाँ, है ना, लेकिन बहन जी तो पूरा देश में अपना संचालित कर रही हैं लोगों को, माने किस प्रकार से वो कठिन संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो वहीं से कहीं ना कहीं मुझे भी प्रेरणा मिल रही है और उसी के बदौलत जो कुछ भी है आज जो हमारे महान नेता जी, उन्हीं लोग के बदौलत प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मैं हमारे जितने भी जो प्रेरणा स्रोत है मैं उनको बार बार प्रणाम करती हूँ जी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर 2 शब्द बात रखने का यहाँ पर अवसर दिए हैं। तो इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। बाबा साहब ने अपने एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि किसी समाज की प्रगति को मैं उस समाज में महिलाओं की प्रगति से नापता। बिल्कुल, तो यह सत्य है, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई परिवार में कोई पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ पुरुष शिक्षित होता है, किंतु यदि कोई महिला, कोई बच्ची शिक्षित होती है तो संपूर्ण परिवार शिक्षित होता है। अब महिला शिक्षित होगी तो उसका एक रिजल्ट, महिला एक परिवार को शिक्षित नहीं करेगी। महिला वो जैसे किसी घर का माने कहना चाहिए एक बेटी जैसे शिक्षित होती है तो वो अपना मायके का भी माने शिक्षित करेगी और साथ साथ जो अपना ससुराल माने 2 पीढ़ी कहना 2 परिवार का जिम्मेदारी एक लड़की के कंधों पे रहता है। इसलिए महिलाओं का आगे आना बहुत जरूरी है पढ़ने लिखने के क्षेत्र में, क्योंकि जब तक वो पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं वो अपने बाल बच्चे का भविष्य भी वो निर्माण नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि महिलाएं पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। तो महिलाओं के नाम संदेश देते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के जिला पंचायत सदस्य श्रीमती लता लक्ष्मी जी आज हमारे इस पॉडकास्टिंग कार्यक्रम में उपस्थित रही, उनकी गरिमामयी उपस्थिति रही। और आज हमारे सारंगढ़ टाइम्स की टीम के द्वारा उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैं। और आने वाले समय में और भी किन्हीं बड़े मुद्दों पर
आदरणीय लता लक्ष्मी जी से हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।